Hey everyone, welcome back to channel. So today's topic is FX forward. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है FX forward. On this topic, I have also received the request. Okay, so first of all, we will discuss the meaning of this particular term. What is FX forward? FX forward is a contractual agreement between two parties, that is the client and the bank or non-bank provider. ठीक है, एक तो क्लाइंट होगा जो कि मैं और आप हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरे कौन होंगे जो कि बैंक होगा या फिर नॉन बैंक प्रोवाइडर होगा. नॉन बैंक प्रोवाइडर से हमारा मतलब है जो कि बैंक रिलेटेड सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है. बट जैसे हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या फिर हमारे पास कोई पर्टिकुलर करेंसी एक्सचेंजेस के जो ऑफिस होते हैं जो पर्टिकुलरली यही काम करने के लिए स्टैब्लिश होते हैं, तो उन्हें हम नॉन बैंक प्रोवाइडर बोलेंगे. ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड द बैंक और नॉन बैंक प्रोवाइडर. सेकेंड वन जो इस फॉरवर्ड का एफएक्स फॉरवर्ड का मेन फीचर है वो क्या है? द पार्टीज एंटर इनटू द एग्रीमेंट टू एक्सचेंज अ पेयर ऑफ करेंसीज एट अ सेट और फिक्स्ड रेट ऑन अ फ्यूचर डेट. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आप सबको ये बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका जो बेसिक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज एफएक्स फॉरवर्ड. तो जो बेसिक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो बेसिक डेरिवेटिव चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो सभी को क्लियर होना चाहिए. अगर आपको बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं है इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग तो आपको ये वीडियो समझ में आने में मुश्किल होगी. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी तो यही रहेगी कि आप जो है डेरिवेटिव प्लेलिस्ट, मेरे चैनल पर मैंने डेरिवेटिव चैप्टर के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगी. ठीक है, तो वो सब प्लीज़ देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखी हैं. एफएक्स फॉरवर्ड क्या है? इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, वन इज द क्लाइंट एंड द सेकेंड वन इज द बैंक और नॉन बैंक प्रोवाइडर. करने का मोटिव जो रहता है वो क्या रहता है? इज टू एक्सचेंज द पेयर ऑफ करेंसी एट अ सेट और फिक्स्ड रेट ऑन अ फ्यूचर डेट. राइट, आप सभी को पता होगा जिसने पहले से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वीडियोस को देखा है, कंसेप्ट को समझा है, उन्हें पता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या बल्कि कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया जाता है उसका मेजर जो मोटिव रहता है वो क्या रहता है? इज टू हेज. क्या रहता है? टू हेज. दैट मीन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क, अगेंस्ट द फाइनेंशियल रिस्क. तो यहाँ पर जो रिस्क है वो क्या रिस्क है कि जो हमारी करेंसी रेट है, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होता रहता है? फ्लक्चुएट होता रहता है. और जो फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं वो उस रिस्क से खुद को हेज करने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. बाकी इन चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जब हम समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इन दी एंड आई एम श्योर कि आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. अभी जो हमने सीखा वो क्या था कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये ऑब्वियस बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो दो पार्टीज के बीच में होगा. तो पहली पार्टी क्लाइंट और दूसरा बैंक या नॉन बैंक प्रोवाइडर है. और एंटर करने का जो मोटिव रहता है पार्टी का, क्लाइंट क्यों एंटर करता है इस कॉन्ट्रैक्ट में? ताकि वो खुद को हेज कर सके अगेंस्ट द करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क. ठीक है, कि जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है और उस रिस्क से बचने के लिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा भी है, टू मिनिमाइज द करेंसी रिस्क और द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पीछे जो मोटिव रहता है वो क्या रहता है? मिनिमाइज करना करेंसी रिस्क को या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को. और ये करते कैसे हैं? बाय लॉकिंग द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज. लॉक कर दिया जाता है, जैसे कि सिंपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइंग एसेट का प्राइस लॉक कर दिया जाता है, उसी तरह एफएक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जो एक्सचेंज रेट होता है उसे लॉक कर दिया जाता है. लॉक करने का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में डजेंट मैटर एक्सचेंज रेट क्या होगा, बट जिस टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जो एक्सचेंज रेट था, कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर उसी एक्सचेंज रेट पर क्या होगा? एक्सरसाइज होगा. ये होता है लॉकिंग का मतलब. नेक्स्ट क्या लिखा है? एफएक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर अंडरटेकन बाय द पार्टीज हु एंटर इनटू फॉरेन ट्रेड एंड देयरफॉर ऑब्लाइज्ड टू मेक और रिसीव पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसी. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर क्या मोटिव रहता है? फॉरेन करेंसी का जो रिस्क होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क जो होता है, उससे बचने के लिए, कि उसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं उनसे बचने के लिए जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है. तो उनसे कौन बचना चाहेगा? ऑब्वियसली जो फॉरेन ट्रेड में एंटर कर रहा है. फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है गाइस जहाँ पर दो डिफरेंट कंट्रीज के पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं.
एक इंडिया से इन्वॉल्व है, एक यूएस से इन्वॉल्व है, दोनों आपस में अगर कोई ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पेमेंट इंडिया वाले पर्सन ने अगर सेल किया है गुड्स को तो उसे पेमेंट यूएस के डॉलर्स में आएगी, तो यूएस के डॉलर्स को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर कर जो है क्या होगा, एक्चुअल पेमेंट जो है इंडियन पर्सन की बनेगी, राइट। तो जब वो एक्सचेंज करेगा, दैट मीन्स जब वो यूएस डॉलर्स को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेगा, तो उस टाइम पर हमें एक्सचेंज रेट जो भी चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है क्या होगी, कन्वर्जन होगी, राइट। बट हमें नहीं पता ना कि वो क्या होगा इन फ्यूचर और क्या नहीं होगा। तो जो पार्टी है वो खुद को रिस्क में नहीं इन्वॉल्व करना चाहती, वो चाहती है कि जो फ्यूचर में हो मुझे उससे कोई फर्क ना पड़े, और जो आज का है मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जो एक्सचेंज रेट है मुझे उसी पर जो है इन फ्यूचर भी क्या मिल जाए, मेरा पैसा मिल जाए। तो इसीलिए जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं ताकि जो ये रिस्क है एक्सचेंज रेट रिस्क उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकें, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ जिसके बाद आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। A US company sold the products worth of 2 million euros to a European company and agrees to receive the payment after a period of 10 months. क्या कह रहे हैं कि एक यूएस कंपनी है और एक यूरोपियन कंपनी है। यूएस कंपनी ने प्रोडक्ट सोल्ड किए हैं यूरोपियन कंपनी को जिनकी वैल्यू यूरोज में कितनी है, 2 मिलियन है, ठीक है। 2 मिलियन यूरोज वैल्यू है उन प्रोडक्ट्स की जो कि यूएस कंपनी ने यूरोपियन कंपनी को सोल्ड किए हैं। अगर यूएस कंपनी ने सामान यूरोपियन कंपनी को बेचा है, दैट मीन्स पेमेंट किसको रिसीव होगी, यूएस कंपनी को। किसके साइड से रिसीव होगी, यूरोपियन कंपनी से, ठीक है। एंड एग्रीज टू रिसीव द पेमेंट, यूएस कंपनी ने कहा है कि अभी मैं आपको गुड सेंड कर रहा हूं जिनकी वैल्यू 2 मिलियन यूरोज है और इनके रिगार्डिंग मुझे पेमेंट आप 10 महीनों के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 10 मंथ्स मुझे दे देना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टीज के बीच में। दिस इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट दैट टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज एंड दिस इज कॉल्ड एज द फॉरेन ट्रेड बिकॉज द persons of two different countries or you can say the companies of two different countries are involved in it, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस टाइम पर जो एक्सचेंज रेट था वो क्या था, $1 इज इक्वल टू 0.90 यूरोज, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या चल रहा था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, $1 इज इक्वल टू 0.90 यूरोज। दैट मीन्स 1 यूरो की वैल्यू कितनी हुई, 1 डिवाइड बाई 0.90, ऐसे ही होगा ना। इतना बेसिक मैथ आई होप सो सभी को आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से 1 यूरो की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, $1.11, ठीक है। 1 यूरो इज इक्वल टू $1.11 आई है। तो इसका मतलब जो 2 मिलियन यूरोज थे तो उनके बदले कितने डॉलर मिलने बनते हैं यूएस कंपनी को, चेक कर सकते हैं हम यहाँ से। 2 मिलियन इंटू ये यूरोज हैं, 2 मिलियन यूरोज मिलने बनते थे। तो जब 10 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो हमारी यूरोपियन कंपनी है वो क्या करेगी, वो यूएस कंपनी को 2 मिलियन यूरोज लाकर दे देगी, ठीक है। तो 2 मिलियन यूरोज को जब हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज रेट चल रहा था वो चल रहा था 1.11। तो हमने 2 मिलियन इंटू 1.11 किया तो हमें पता चला कि जो पेमेंट की अमाउंट बनती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ यूरोपियन कंपनी वो कितनी बन रही है, 2,220,000 डॉलर, राइट। कितनी बन रही है, 2,220,000 डॉलर्स, 2,220,000 डॉलर्स वैल्यू बन रही है उस एक्सचेंज रेट पर जो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूएस कंपनी को इतना बनता है, बट जब 10 महीने के बाद एक्चुअल पेमेंट मिलेगी 2 मिलियन यूरोज की यूरोपियन कंपनी से यूएस कंपनी को, तो हमें नहीं पता 10 महीनों के बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये होगा या इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा, यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होंगे अगेंस्ट द यूरो या फिर यूएस डॉलर वीकेन होंगे अगेंस्ट द यूरो, वो हमें नहीं पता। और तो इसीलिए उस पर्टिकुलर रिस्क से खुद को हेज करने के लिए कि हो सकता है कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो जाए,
हो सकता है वीकेंड हो जाए, पॉसिबिलिटी दोनों साइड है। बट जो हमारी यूएस कंपनी है वो इस रिस्क में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। वो चाहती है कि मुझे तो जो आज की वैल्यू है वही मिल जाए, उतना ही बहुत है। मुझे तो $2,220,000 ही मिल जाए, वही बहुत है। मुझे ना इससे ज़्यादा चाहिए ना मुझे इससे कम चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए खुद को हेज करने के लिए अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो वो क्या करेंगी, यूएस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी। यहाँ पर हमारी यूएस कंपनी क्लाइंट होगी और जिसके साथ वो एंटर करेगी कॉन्ट्रैक्ट में, या तो वो एक बैंक होगा या फिर एक नॉन बैंक प्रोवाइडर होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। जैसे आप लिखा है, Now to protect itself and to lock in the exchange rate at $1 is equal to 0.90 euros, the US company enters into a foreign exchange forward to sell 2 million euros in 10 months at $1 is equal to 0.90 euros. That means अब क्या हुआ कि यूएस कंपनी ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है खुद को, जहां पर उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं इन फ्यूचर 10 महीने के बाद आपको क्या करूँगा, पैसे एक्सचेंज करूँगा, 2 मिलियन जो हमारे यूरोज है उनको एक्सचेंज करूँगा इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट पर। और इस तरह से यूएस कंपनी ने खुद को हेज कर लिया। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 months देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, और वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगी, 2 पॉसिबिलिटीज ये रहेंगी, या तो डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा अगेंस्ट द यूरो या फिर डॉलर वीकन हो जाएगा अगेंस्ट द यूरो। इस बात का क्या मतलब है, अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता है अगेंस्ट द यूरो, दैट मीन्स $1 के बदले हमें अब ज़्यादा यूरोज मिलेंगे, बट 1 यूरो के बदले हमें कम डॉलर्स मिलेंगे। ये बात मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखिए अभी क्या रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स 10 महीने पहले एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज रेट था वो था $1 इज इक्वल टू 0.90 यूरोज, ठीक है। अभी क्या हुआ, 10 महीने के बाद हम एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं। क्या हुआ, $1 की जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, 1.10 यूरोज। डॉलर स्ट्रेंथन हो गया ना अगेंस्ट द यूरो, 1.10 यूरोज आपको दिए जाएंगे $1 के बदले। अगर हम इस तरह से 1 यूरो के बदले देखना चाहें कि कितने डॉलर्स मिलेंगे, तो कैसे कैलकुलेट किया, 1 यूरो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.10, और ये आया हमारे पास 1 यूरो इज इक्वल टू $0.91। तो इस तरह से डॉलर स्ट्रेंथन हो गया अगेंस्ट द यूरो। बट अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर हमें 1 यूरो के बदले $0.91 मिल रहे हैं, जबकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास एक्सचेंज रेट था वहां पर हमें 1 यूरो के बदले $1.11 मिल रहे थे। दैट मीन्स यहाँ पर कम मिलेंगे, देखने से ही पता चल रहा है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पर 2 मिलियन यूरोज के बदले कंपनी को क्या मिलता, कंपनी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड है इस प्राइस के लिए, इस एक्सचेंज रेट के लिए, ठीक है। बट अगर कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना होती उस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग, तो कंपनी को जो है, यूएस कंपनी को कितनी अमाउंट मिलती आफ्टर 10 months, इस एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट मिलती वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यूरोपियन कंपनी कितना अमाउंट देती, यूरोपियन कंपनी तो सिंपली 2 मिलियन यूरोज दे देती। अब हम उसे जब यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट पर, तो इंटू 0.91 करेंगे तो कितना आया, $1,820,000, $1,820,000। अब आप ये खुद देख लीजिए, ये कम है कि ज़्यादा है $2,220,000 से, ऑब्वियसली ये कम है। और इस सिचुएशन में, इस पॉसिबिलिटी में हमें क्या पता चला कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से फ़ायदा हो गया, क्योंकि अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हुई होती तो उसे जब यूरोपियन कंपनी से $2 मिलियन मिलते, 2 मिलियन यूरोज मिलते यूरोपियन कंपनी से, और वो जब उन्हें डॉलर में कन्वर्ट करती तो यूएस कंपनी को सिर्फ $1,820,000 मिलते। तो इस केस में कंपनी को क्या हुआ, कंपनी विल बेनिफिट
by receiving more dollars for the euros under the contract than it would have at the spot rate. स्पॉट रेट पे ये मिल रहा है और जबकि कॉन्ट्रैक्ट में जिस एक्सचेंज रेट पर उन्होंने एंटर किया था वो आपको दिख सकता है वहाँ पर उसे ज़्यादा अमाउंट मिल रही है. बट दूसरी पॉसिबिलिटी ये रह सकती है कि डॉलर जो है वीकेंड हो जाएंगे अगेंस्ट द यूरो. ठीक है, दैट मीन्स कि जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर $1 के बदले 0.90 यूरोज मिल रहे थे और अब हमें $1 के बदले सिर्फ और सिर्फ 0.80 यूरोज मिल रहे हैं. दैट मीन्स €1 के बदले कितने डॉलर? $1.25. तो इस केस में अगर हम कैलकुलेट कर देखें कि 2 मिलियन यूरोज अगर हमें कंपनी से मिलते हैं और हम इन्हें डॉलर में कन्वर्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट पर तो कितना बनता है? 2 मिलियन इंटू 1.25 इज इक्वल टू $2,500,000. नाउ यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर रेट पर जब डॉलर वीकेंड हो गया अगेंस्ट द यूरो तो कंपनी को, यूएस कंपनी को $2,500,000 जो है यूरोपियन कंपनी से मिल सकते थे. बट ये एक पॉसिबिलिटी है. बट कंपनी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड और कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और बेसिक्स में मैंने आपको क्लियर कर रखा है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि पार्टीज को उसको एक्सरसाइज करना ही करना पड़ता है. पर अगर ऑब्लिगेशन नहीं होता तो कंपनी, यूएस कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कभी भी नहीं करना चाहती क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज करती है तो उसे इतनी अमाउंट मिल रही है और अगर नहीं करती है तो उसे इतनी अमाउंट मिल रही है. स्पॉट रेट पे ज़्यादा अमाउंट मिल रही है जबकि जो एक्सरसाइज रेट है जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रेट डिसाइड हुआ है वो ये रेट है जिसके अकॉर्डिंग कम अमाउंट मिल रही है. दैट मीन्स कि कंपनी ने, यूएस कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से लॉस हुआ है. ठीक है, तो कंपनी विल लूज by receiving less dollars for euros under the contract than it would have at the spot rate. यहाँ पर spot rate पर ज़्यादा मिल रहा है और जो हमारे पास contract rate था उसमें कम मिल रहा है. ठीक है, तो दो हमारे पास possibilities जनरली रहती हैं किसी भी contract में कि या तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा या तो वो वीकेंड होगा. स्ट्रेंथन हुआ तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट से फ़ायदा हुआ क्योंकि इस केस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हुआ होता तो उसे यूरोपियन कंपनी सिर्फ इतनी वैल्यू मिल पाती. बट अगर इस केस में जहाँ पर डॉलर वीकेंड हुआ है अगेंस्ट द यूरो, यहाँ पर कंपनी को, यूएस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से फ़ायदा नहीं हुआ है. फ़ायदा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो रेट था एट स्पॉट रेट 10 महीने के बाद जो रेट था वो कंपनी को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है 2 मिलियन यूरोस के बदले जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रेट दे रहा है जो कि सिर्फ $2,220,000 दे रहा है. ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर एफएक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इस एग्जाम्पल को अच्छे से अगर समझ जाते हो तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना है? पहली बात, वन रीज़न हो सकता है कि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है. अब इस वीडियो में मैं बेसिक्स भी अगर क्लियर कराने लगूंगी तो वीडियो पता नहीं कितना लेंथी हो जाएगा. तो बेसिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियोस अपलोड की हुई हैं और वो इजीली अवेलेबल भी हैं. फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंशनड है, वहाँ से भी देख सकते हो. प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद इस वीडियो को रेफर करना. इस वीडियो में कोई भी डाउट है पहले एक बार खुद देखना, स्टिल नहीं समझ आता तो कमेंट कर पूछना. लास्ट जो इस वीडियो में रहता है हमारे पास वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एफएक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ वी विल डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस. ठीक है, तो एडवांटेज क्या है? द क्लाइंट विल गेट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी एडवर्स मूवमेंट्स इन द एक्सचेंज रेट. ये मैंने अभी आपको बताया है. यूएस कंपनी क्लाइंट था, उसने कॉन्ट्रैक्ट में खुद को एंटर कर क्या किया? प्रोटेक्ट किया ना खुद को अगेंस्ट द एडवर्स मूवमेंट. एडवर्स मूवमेंट जो कि फेवरेबल नहीं होंगी क्लाइंट के, वो सारी मूवमेंट्स एडवर्स मूवमेंट्स होंगी. ठीक है, तो यूएस कंपनी ने खुद को प्रोटेक्ट ही किया है ना कि अगर कोई भी फ्यूचर में ऐसी मूवमेंट होती है इन द एक्सचेंज रेट जो मेरे फेवर में ना हो, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता और इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर खुद को पहले से ही प्रोटेक्ट कर रहा हूँ. सेकेंड एडवांटेज क्या है? दिस कॉन्ट्रैक्ट हेल्प्स टू सेट बजट्स नोइंग एग्जैक्टली हाउ मच द ट्रांजेक्शन कॉस्ट.
देखो ये कॉन्ट्रैक्ट था यूएस कंपनी की साइड से जो कि इस केस में पेमेंट रिसीव कर रही थी। बट अगर यही एग्जांपल मैं यूरोपियन कंपनी की साइड से कराती जिसे पेमेंट करना था इन अ फॉरेन करेंसी, तो उस केस में उस कंपनी को ये पता होता कि मुझे एग्जैक्टली कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं कंपनीज को अपना मतलब क्लाइंट्स को अपना बजट सेट करने में भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो श्योर होते हैं कि हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। क्लाइंट्स कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम एडवांटेजियस मूवमेंट्स इन द करेंसी प्राइजेस। मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटीज़ दो रहती हैं। हो सकता है कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें एडवर्स मूवमेंट हो, और ये भी हो सकता है कि एक्सचेंज रेट में एक फेवरेबल मूवमेंट हो जाए। अगर एक्सचेंज रेट में फेवरेबल मूवमेंट होती है पर फिर भी जो हमारा क्लाइंट होता है दैट मीन्स यूएस कंपनी उसका एडवांटेज नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रखा है उसने, और अगर उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ है तो वो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है जिसे उसे एक्सरसाइज करना ही करना पड़ता है। ठीक है। सेकेंड वन, क्लाइंट्स आर बाउंड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट वंस दे हैव एंटर्ड इनटू। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि क्लाइंट्स जो है वो क्या होते हैं, बाउंड होते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करना ही करना होता है कॉन्ट्रैक्ट को। डजेंट मैटर कि जो एक्सचेंज रेट में मूवमेंट्स हुई हैं वो उनके फेवर में हैं या उनके अगेंस्ट हैं। ठीक है। जिस एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग जो एक पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर डिसाइड कर लिया है, उसी पर्टिकुलर रेट पर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सरसाइज करना ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर ये भी क्यों ना हो जाए कि आपकी मूवमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट केस में, पीछे मैंने बताया था ना, इस वाले केस में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करती है तो वो मार्केट में स्पॉट रेट पर इतना पैसा जो है रिसीव कर सकती है। बट कंपनी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर थी, फिर इसीलिए उसे सिर्फ और सिर्फ इतना अमाउंट ही मिलेगा, दैट इज़ $2,220,000। उसे $2,500,000 रिसीव नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये था हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ एफएक्स फॉरवर्ड्स। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट कम्प्लीटली। इन केस ऑफ एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। और जिसके भी रिक्वेस्टेड वीडियोस होते हैं, मैं ये बात हर बार बोलती हूँ, इस बार भी बोल रही हूँ कि जिसने भी रिक्वेस्ट किया था उससे तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती ही हूँ कि आप लोग मुझे स्पेशली वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि वीडियो में कुछ डाउट तो नहीं है और समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। बाय बाय।